हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैन स्टॉक मार्केट करेक्ट फर्दर। क्या स्टॉक मार्केट और करेक्ट हो सकता है? अगर आप अभी रिसेंटली देखें तो अभी 10% का करेक्शन आ चुका है मार्केट में, राइट। तो क्या ये करेक्शन फर्दर हो सकता है? क्या ये करेक्शन है या फिर हम इसको क्रैश बोल सकते हैं? इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जब हम बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट और करेक्ट हो सकता है तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसके पीछे के क्या ऐसे इंपैक्ट हैं जो जिनकी वजह से मार्केट करेक्ट हो सकता है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कि मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है डोमेस्टिक कंसर्न्स। डोमेस्टिक मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में या इंडियन मार्केट में ऐसा क्या कंसर्न है जिसकी वजह से मार्केट और करेक्ट हो सकता है। एफपीआई आउटफ्लोज के बारे में हम बात करेंगे। आपको पता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देन हम बात करेंगे ग्लोबल फैक्टर्स के ऊपर, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर द टाइम आपने देखा होगा कि अगर यूएस की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट पे भी होता है, राइट। एंड इन द लास्ट आई विल टॉक अबाउट कि व्हाट आई थिंक दैट वेदर द मार्केट कुड करेक्ट मोर और नॉट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम सेंसेक्स के बारे में बात करें तो अभी देखिए सेंसेक्स का जो करंट प्राइस है वो है 77,580.31, राइट। जब आपका 14 नवंबर को मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे। नाउ अगर आप सेंसेक्स का 52 वीक हाई देखते हो तो वो कितना है, वो है 85,978.25, ओके, जो उसने ऑलमोस्ट सितंबर में बनाया था, सितंबर 26 के अराउंड बनाया था। नाउ वहां से ऑलमोस्ट 10% जो है, मोर देन 10% सेंसेक्स करेक्ट हो चुका है, ओके। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा था, ये इसलिए बता रहा था कि पीक से ऑलमोस्ट हम 77,580 पे आ चुके हैं। नाउ इससे नीचे और कितना आ सकते हैं, और आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इसके ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक कंसर्न्स के ऊपर कि डोमेस्टिक कंसर्न्स क्या है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा कंसर्न जो मेरे को लग रहा है वो है कि वीक अर्निंग ग्रोथ। अगर आपने Q2 के रिजल्ट्स अगर आपने देखे होंगे तो Q2 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं लार्ज कैप कंपनी के, मिड कैप कंपनी के, स्मॉल कैप कंपनी के, वो म्यूटेड है ना। तो क्योंकि ये जो रिजल्ट म्यूटेड आ रहे हैं, एक ये बड़ा कंसर्न है, क्योंकि Q1 में इलेक्शन की वजह से आपने देखा होगा कि Q1 में भी रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए थे। नाउ Q2 में भी सेम रिजल्ट आए हैं, बट ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि Q2 के जो रिजल्ट होंगे वो बेटर आएंगे एज कंपेयर टू Q1। नाउ ये समझ में आता है कि इलेक्शन की वजह से एक क्वार्टर में इंपैक्ट हो सकता है, बट सेकंड क्वार्टर में भी सेम इंपैक्ट आया है, तो ये भी एक कंसर्न को दर्शाता है जिससे मार्केट करेक्ट हो रहा है। दूसरा आप देखो हाई इन्फ्लेशन है, और जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि रिड्यूस्ड गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो रिड्यूस हुई है, और ये भी एक इंपैक्टिंग सेंटीमेंट है इन दी स्टॉक मार्केट। क्यों? देखिए पहले अगर आप जो बीजेपी की गवर्नमेंट पहले थी वो पूर्ण बहुमत से थी, राइट। अब जो बनी है सरकार वो बनी है गठबंधन की सरकार, राइट। तो उससे जो आपका स्पेंडिंग पावर होती है वो किसी एक हाथ में नहीं होती है, वो अब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने बजट में देखा होगा इस टाइम पे बिहार को बहुत अच्छा पैसा मिला, आंध्र प्रदेश को यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा मिला, राइट। तो पहले जो स्पेंडिंग हो सकती थी इंफ्रास्ट्रक्चर पे या मान के चलिए और किसी सेक्टर पे, वो एज कंपेयर टू नाउ कुड बी रिड्यूस्ड, और वो रिड्यूस हुई है। तो ये एक इंपैक्ट है जो कि आप देखोगे कि अगर आप एफएफआई के माइंडसेट से देखोगे या आप अगर नॉर्मली स्टडी करोगे तो आपको वो चीज दिखेगी। समझ रहे हो मेरी बात को। दूसरा अगर आपने अभी रिजल्ट भी देखे होंगे, चाहे लार्ज कैप जो अच्छी कंपनी है ना, ये बैंकिंग जो सेक्टर है उनके, तो उनके रिजल्ट भी वीक आए हैं। बट यहीं पे कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जिनके रिजल्ट अभी अच्छे आए हैं, जैसे पावर ट्रांसमिशन के जो कंपनीज हैं, या फिर आप मान के चले जो सोलर की कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। बट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या आपका बैंकिंग हो गए, इनके या एफएमसीजी के जो सेक्टर के जो रिजल्ट हैं वो बहुत खास नहीं आए हैं। तो ये एक कंसर्न है जहां से जो एफएफआईज हैं वो अपने पैसे को निकाल रहे हैं और कंट्रीज में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं इसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। नाउ एफपीआई आउटफ्लोज, मतलब आपको पता होगा कि जो
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो कंटिन्यूली सेलिंग कर रहे हैं। अगर मैं सेलिंग के बारे में बात करूं तो एज ऑफ नवंबर 14th एंड 20 एंड 24 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैव सोल्ड इंडियन इक्विटीज वर्थ 23,911 CR इन नवंबर अलोन। और अगर मैं बात करूं अक्टूबर की, तो अक्टूबर में उन्होंने 1.1 लाख करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि यहाँ पे जो सेलिंग है वो 1.5 लाख करोड़ के पास पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा है, राइट। अगर इतना पैसा अगर आप 5 साल पहले अगर एफएफआईज ने निकाल दिया होता तो मार्केट क्रैश हो चुका होता इंडिया का। अभी मार्केट क्या क्रैश हो चुका है? नहीं, इसको हम एक करेक्शन बोलेंगे, और करेक्शन होना एक हेल्दी है, ठीक है। मार्केट में अगर जब तक करेक्शन नहीं होगा आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट करोगे? अगर मार्केट आपकी ओवर द टाइम सिर्फ ऊपर ही जा रही है तो आप एक बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि मार्केट का नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। अच्छा, इतनी सेलिंग हो क्यों रही है? तो इसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन हाई वैल्यूएशन। आप देखोगे कि इंडिया की अभी जो मार्केट है उसमें जो वो ओवर वैल्यूड जोन में जा चुकी है। दूसरा आप देखोगे अगर पी रेशियो अगर आप अच्छी कंपनीज के उठा के देखो तो आप देखोगे कि जो पी रेशियो है वो 100 प्लस जा चुके हैं। दूसरा स्लोअर अर्निंग ग्रोथ, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और तीसरा यहाँ पे है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका इजराइल वर्सेस ईरान, राइट। अभी अमेरिका की आप पॉलिटिक्स में देखिएगी बहुत ज्यादा घोचमोच चल रही है। दूसरा अगर आप यहाँ पे यूक्रेन और रसिया की वॉर चल रही है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। चाइना की मार्केट अच्छा कर रही है, तो वहां भी इंडिया के जो एफएफआईज हैं, देखिए सिंपल सी बात है, आप एक चीज मुझे बताइए, अगर जो एफएफआई हैं अगर उनको हमारी मार्केट के अलावा कोई और मार्केट अट्रैक्टिव लगती है तो वो कहां जाएंगे? वो किसी अदर मार्केट में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पे उनको जो भाव मिल रहा है वो सस्ता मिल रहा है, इसलिए जाएंगे। चाहे वो मार्केट चाइना की हो, चाहे वो मार्केट यूएस की हो, चाहे वो मार्केट जापान की हो, वो डिपेंड करता है कि कहां पे उनको माल सस्ता मिल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। दूसरा अगर आप इंडिया की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस बजट में आपने देखा होगा कि जो टैक्स हैं वो बढ़े, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इजाफा हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स है वो उसका इजाफा हुआ, तो उसका इंपैक्ट भी एफएफआईज पे पड़ेगा ऑब्वियसली। दूसरा अभी देखोगे कि आपका जो रुपी है वो कमजोर हो रहा है, डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, तो उससे भी एफएफआईज की सेलिंग पे इंपैक्ट पड़ेगा। क्या आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो कि कैसे इस चीज का कैसे इंपैक्ट पड़ेगा एफएफआई पे कि होल्डिंग पे? अगर आप मुझे कमेंट करके बताओ तो इट वुड बी ग्रेट, ओके। दूसरा नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये दो चीजें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी कि एफएफआईज की सेलिंग बहुत कंटिन्यूअसली जारी है, ठीक है। अगर ये कंटिन्यू रही, जो कि आप देखोगे कि ये हो रहा है और कंटिन्यू एफएफआई सेल कर रहे हैं, बट वहीं पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी खरीद रहे हैं। बट मान के चलिए एक टाइम ऐसा आया कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर अब रुक गए, उन्होंने बोला कि भाई बहुत हो गया, अब हमने बहुत खरीद लिया है, नाउ क्या होगा? उसके बाद और एफएफआई की सेलिंग कंटिन्यू है तो मार्केट दोबारा से और करेक्ट हो सकता है, 2% to 5% और करेक्ट हो सकता है, जो मुझे लगता है। सेम अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी अगर रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आते हैं, क्वार्टर 2 के रिजल्ट, दैट विल बी ऑल्सो कंसर्निंग। बट अभी ऐसा लग रहा है कि जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आएंगे दैट वुड बी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल फैक्टर्स की। ग्लोबल फैक्टर्स क्या हैं जो इंडियन मार्केट पे टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं? तो सबसे पहला डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है। अगर डॉलर स्ट्रेंथ होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑब्वियसली जो अपना इंडियन रुपीज है वो वीक होगा। तो इससे होगा क्या कि जो एफएफआई पे टैक्स का बर्डन आएगा वो बढ़ेगा, ऑब्वियसली वो बढ़ेगा, क्योंकि पहले जो डॉलर की कीमत अगर 80 थी, अब अगर 85 हो गया है, तो ऑब्वियसली जो उनका उन पे जो उनको जो टैक्स देना पड़ेगा उसकी कीमत में इजाफा हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपना रुपीज है वो वीक हो गया है। अच्छा, दूसरा कारण क्या है कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज आर डिटरिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स। जैसे कि आप यहाँ पे देखो ईरान वर्सेस इजराइल का इश्यू। दूसरा अगर आप यहाँ पे एक फैक्टर और जो इंपॉर्टेंट है वो है कि जो चाइना की मार्केट है या जो जापान की मार्केट है वो अभी अट्रैक्टिव है एज कंपेयर टू इंडिया, है ना? वो एक अलग चीज है कि ट्रंप आ चुके हैं तो उसकी वजह से ट्रंप आपका चाइना की मार्केट पे एक टैरिफ लगा देंगे, तो उसकी वजह से भी फॉरेन इन्वेस्टर अगेन इंडिया में आएंगे, दैट इज गुड। बट
व्हाट इफ अगर यूएस की ही जो मार्केट है वो अट्रैक्टिव हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑब्वियसली जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में ना आके यूएस में इन्वेस्ट करेंगे। या अगर मान के चलिए जैसे कि एक राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड के बारे में अगर मैं बात करूं, जब वहां पे आपने अपना डॉलर स्ट्रॉन्ग कर दिया, अगर आपने यूएस बॉन्ड यील्ड अगर मान के चलिए राइज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो फॉरेन इन्वेस्टर इतनी टेंशन की वजह से, इतनी टेंशन के माहौल में क्यों इंडिया में इन्वेस्ट करेगा? वो मे बी लाइक दे कुड इन्वेस्ट इन द यूएस एज वेल, राइट? तो दीज आर द सम कंसर्निंग फैक्टर्स विच आर मेकिंग द इम्पैक्ट ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो आपको क्या लगता है कि और क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अभी इंडिया की स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट आ रहा है? आप भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। नाउ व्हाट आई थिंक, और मुझे क्या लगता है कि अभी मार्केट में कितना करेक्शन हो सकता है? तो देखिए, अगर अभी एफएफआई की सेलिंग अगर कंटिन्यू रहती है तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि अभी और करेक्शन पॉसिबल है, राइट? दूसरा, अभी ये भी देखना होगा ओवर द टाइम कि जब ट्रंप पावर में आते हैं तो उनके क्या डिसीजंस रहते हैं ओवर द इंडियन मार्केट, ओवर द यूरोप, ओवर द चाइना। दैट विल बी ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू सी। एंड अगर आप जो फैक्टर्स हमने लास्ट डिस्कस करे, अगर वो फैक्टर कंटिन्यू रहते हैं, तो अगर उन फैक्टर्स में अगर आप चाहे वो ग्लोबल फैक्टर हैं, डोमेस्टिक फैक्टर हैं या एफपीआई का आउटफ्लोज है, अगर वो कंटिन्यू रहता है तो यहां से मार्केट 5% और करेक्ट हो सकता है। तो मैं सरप्राइज यहां पे नहीं होऊंगा। सेम अगर एक इन्वेस्टर है तो उसको क्या यहां पे अभी ध्यान रखना चाहिए? तो मुझे लगता है सबसे पहले उनको अभी ट्रैक करना चाहिए मार्केट को, एंड पैरेलली उन्हें स्टडी करनी चाहिए, ठीक है? एक अच्छे स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए, या आपको पता है कि ये स्टॉक अच्छा है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक है और ग्रोथ स्टॉक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे अपने रडार पे रखिए। रडार पे रखने के बाद जब उसकी वैल्यूएशन अप्रोचेबल आती है तो उसको आप बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, राइट? दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आपको स्टडी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा जियोग्राफिकल सिचुएशन को देखना चाहिए, और एक करेक्शन का होना हेल्दी होता है, सो दैट कि यू कैन बिल्ड अ गुड वेल्थ। चाहे आप देखो, अगर आपसे मान के चलिए 2020 की जो रैली है वो मिस हो गई थी, 2020 का जो आपका फॉल है वो मिस हो गया था, तो दैट इज द गुड अपॉर्चुनिटी, दैट कुड बी द गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय मोर। सो दैट इज माय टेक, व्हाट आई थिंक अबाउट द मार्केट। Now please let me in the comments box what do you think, and that's all for the today's video. Thanks for watching. Till then, keep learning. Thank you.